everyone. How are you all? I hope you all are doing well and doing your rigorous preparation for UGC NET JRF. So, today I am going to start ancient literature in this video. My name is Kirti Batra, and here is a short introduction about my qualification. Now we will study about, first of all we have to understand what is the agenda of our today's class. See, this is introduction. First we will study, then we will study about various ancient writers, that is Aeschylus, Sophocles, Euripides, Socrates, Ovid, Pindar, Virgil and Homer. Then we will also delve into the PYQs asked in ancient literature, and then I will also provide you final tips and takeaways. So please do not go, stay away with me. Now, without further ado, let's get started. See, this is the first ancient play that is very renowned in Greek literature, that is Oedipus the King, or we called Oedipus the Rex in Latin language, or Oedipus the Tyrannus also. Oedipus means swollen foot. This is a play by Sophocles. So you must remember, this is a play by Sophocles. Here in this play, there is a king or Oedipus, from where Oedipus complex has also been derived and further, refined by Sigmund Freud, developed by Sigmund Freud, in which a child feels a kind of resentment towards the opposite parent. For example, if I am a girl, I will resent my father. I will resent my mother for affection of my father. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो एक बच्चा है, जैसे अगर आपने एक वर्क पढ़ा होगा सन्स एंड लवर्स, मैं आपको इसको और सिंप्लीफाई कर देती हूँ. इट इज रिटन बाय D.H. लॉरेंस. ओके, सो हियर व्हाट हैपेंस, सन्स, जैसे पोल मॉरल था वहाँ पे, वो अपनी मदर गर्ट्यूड मॉरल से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड था और उसको अपने जो फादर है उनसे बहुत ज़्यादा हेट्रेड महसूस होता था, क्लैश होता था, कॉन्फ्लिक्ट होता था उनके रिलेशनशिप में. सो स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स वहाँ पे होते हैं. तो यहाँ पे भी क्या होता है डियर फ्रेंड्स, एडिपस अपने मदर से ही, जो कास्ता जिनका नाम है, वाइफ है उनकी, इनसे मैरिज कर लेता है. और उसके बाद जो कास्ता को बहुत ज्यादा क्या होता है, गिल्ट स्ट्रिकन, शी गेट्स गिल्ट स्ट्रिकन एट लास्ट एंड शी सुसाइड्स. तो यहाँ पे इनका जो इनके जो फादर है लेइस, उनको एडिपस क्या कर देता है, मार देता है. और एक यहाँ पे एक ब्लाइंड प्रॉफिट होते हैं जिनका नाम है टायरेसियस. यू विल सी ऑल्सो द ग्लिम्पसेस ऑफ टायरेसियस इन द वेस्टलैंड, दैट इज द मॉडर्न पोयम बाय T.S. इलियट. तो जोकास्ता इनकी मदर होती है असली, पर अडीपस, जैसे नाम ही अडीपस कॉम्प्लेक्स है, तो वो क्या करते हैं, अडीपस जो किंग है, ही गेट्स मैरिड टू हर मदर ओनली, दैट इज जोकास्ता. अब वो उसकी वाइफ बन जाती है. और जोकास्ता का एक भाई है क्रियोन करके, ठीक है, दैट इज अडीपस ब्रदर इन लॉ. तो यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हैं, मतलब अपनी मदर से ही मैरिज कर रहा है एडिपस. अडीपस का स्वोलन फुट कैसे नाम पड़ा, जब ये बहुत छोटा था तो लेइस और जोकास्ता, जो इनके मदर फादर हैं, एक प्रोफेसी होती है कि एडिपस अपने फादर को ही मार के अपनी मदर से शादी करेगा. तो कोई भी ऐसे बच्चे को नहीं चाहेगा. तो माउंट किथारोन में, जो कॉरिंथ का शेफर्ड है जहाँ पर ये रहते थे, वहां पर ये अडीपस को छोड़ देते हैं. और अडीपस का जो फुट है वो बहुत स्वेल करने लगता है, सो स्वॉलन फुट. देखो यहाँ पे फेट वर्सेस फ्री विल की बहुत एक सिग्निफिकेंट थीम है, बिकॉज व्हाट हैपेंस दैट instead of Jocasta's warnings, cautionary tale, this is Oedipus Rex, she gives so much warnings that not to unravel your future, but still Oedipus persistently tries to attempts to reveal, disclose करना चाहता है, unravel करना चाहता है, uncover करना चाहता है अपनी मिस्ट्री को, अपने फ्यूचर को, कि मेरा कैसे बर्थ हुआ. और जब बाद में उसको सच्चाई पता लगती है, क्या करता है, वो खुद को ब्लाइंड कर देता है और बोलता है मुझे एग्जाइल करना है. तो ये आपकी पूरी स्टोरी है. समरी आप एक बार जरूर वॉच करना 2 or 3 minutes की, और इधर रीड ऑन ChatGPT, इधर एक पैराग्राफ जरूर पढ़ना. यहाँ से क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं.
तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी है। मैं एक बार इसको समराइज भी कर देती हूँ। अडीपस द किंग और रेक्स द टायरनस इज अ स्टोरी अबाउट अडीपस. she he gets married to Jocasta. Jocasta has one brother, that is Creon, and there is a role of Tiresias who reveals the truth about Oedipus' inheritance, कि उसका जन्म कैसे हुआ और उसी ने किल किया था लाइस को. कहाँ किया था? एट द क्रॉस रोड्स. यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हो, या क्रॉस रोड्स पे किल किया था. All right. Next, we will move to further slide and we will read about a significant writer of ancient literature, that is Aeschylus. See, Aeschylus is a Greek tragedian. He is a father of tragedy. He is also known as, ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक फोटो भी इंसर्ट करी है इनकी. प्रोमीथियस बाउंड एक इनका प्ले है जो ऐसा माना जाता है कि उनके बेटे यूफोरियन ने लिखा ना हो. यहाँ से जो डियर फ्रेंड्स लर्नर्स क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं ऑरिस्टिया ट्रायलॉजी से. तो पर्शियंस इनकी एक सर्वाइवल ट्रेजेडी है. अगर मैं बात करूं ऑरिस्टिया ट्रायलॉजी की, तो यहाँ पर है एक एगमनोन नाम का है, देन लिबेशन बियरर्स है सेकंड प्ले, देन इट इज ह्यूमनिडिस. आई होप आपको ट्रायलॉजी पता होगा. इट इज अ ग्रुप ऑफ 3 प्लेज और ये ट्रायलॉजी बताती है ब्लडी स्टोरी ऑफ द फैमिली ऑफ एगमनोन. एगमनोन कौन थे? आपको पता होना चाहिए, किंग ऑफ आर्गोस. सो जितने भी क्लासिकल राइटर्स हम पढ़ रहे हैं, इनके नाम इनकी स्टोरीज के एटलीस्ट, जैसे किंग है, एगमनोन है, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायलॉजी में क्या क्या नाम थे. यहाँ से क्वेश्चंस आए, मैं आपको PYQ भी दिखाऊंगी इन द नेक्स्ट स्लाइड. देन उनका जो सर्वाइविंग ट्रेजेडी है वो पर्शियंस है. ठीक है. इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन इनकी ग्रेव पे था. इंस्क्रिप्शन होता है जो रिटन पार्ट है, वो है बिलोंगिंग टू द सिटी. किस नाम से है? बिलोंगिंग टू द सिटी के नाम से है ये इंस्क्रिप्शन. इसके बाद देखिए एरिस्टोटल क्लेम करते हैं कि इन्होंने सेकंड एक्टर को ऐड किया. मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट एक्टर को किया था थेस्पिस ने, सेकंड को किया था एरिस्टोटल ने, और थर्ड एक्टर को किया था इंट्रोड्यूस ऑन द ग्रीक स्टेज, दैट इज सोफोक्लिस. तो आप कैसे याद रखोगे? ताश से याद रख लो, ताश. ठीक है. हम ऐसे निमोनिक्स भी करेंगे जिससे आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगा. 7 ट्रेजेडीज है इनकी. पर्शियंस हम पढ़ ही चुके हैं, एक सर्वाइविंग ट्रेजेडी है. आगे अगर आपको इनके नाम याद होए तो वेल एंड गुड, नहीं होए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, एक बार देख लो. 7 अगेंस्ट थीब्स करके एक इनका वर्क है. द सप्लायंट्स है. प्रोमीथियस बाउंड आपको पता होना चाहिए. एक हम PB शैली का भी प्रोमीथियस नाम का करेंगे. डू कमेंट इन द सेक्शन कि आपको शैली से कौन सा पता है प्रोमीथियस का. और इसकी ट्रायलॉजी पक्का पक्का आपको करनी है. मैं इसका आपको PYQ बताती हूँ डियर लर्नर्स. देखिए, एक क्वेश्चन आया था UGC नेट 6 दिसंबर 2019 को. विच कॉम्बिनेशन इज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द ट्रायलॉजी ऑरिस्टिया. और 4 नाम दे दिए थे, लाइक 4 ऑप्शन दे दिए थे, 3 अलग अलग नाम के. एगमनॉन, द पर्शियंस, ह्यूमनिडीज. ठीक है. एगमनॉन, कॉफरिया, ह्यूमनिडीज. और इसमें से आंसर क्या? आप कहेंगे ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है. ये वाला ऑप्शन CHOE, कोफोरे, ये वाला. तो ये डियर फ्रेंड्स इसका लिबरेशन बियरर्स जो अभी हमने किया था, इसी को ही हम ये क्या कहते हैं? कोई फरोरा. तो ट्रायलॉजी ऑरिस्टिया जो एस्काइलस ने लिखी थी ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी BC अराउंड, ऑरिस्टिया ट्रायलॉजी इन्होंने लिखी थी. इसके 3 पार्ट्स हैं. ठीक है. प्ले जो ये एगमनोन है, ये नो डाउट ये पूरा जो ट्रायलॉजी है ये एगमनोन के बारे में बताता है. ट्रेजेडी ये प्ले है और इसका मर्डर इसी की वाइफ ने किया था. तो इसकी वाइफ का भी नाम आपको पता नहीं चाहिए, क्वीन क्लेटमेनेस्ट्रा. ठीक है. क्वीन क्लेटमेनेस्ट्रा ने किया था, जो अपनी बेटी इफेजीनिया का बदला लेना चाहती है. देखिए, आई अग्री थोड़े से नाम टफ हैं, बट आई एश्योर यू विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये इजी लगेंगे. थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा. देखो, सेकंड प्ले जिसका नाम है कोईफोरिया, इसको क्या कहते हैं? द लिबेशन बीरियर्स. द लिबेशन बीरियर्स. बस आपसे नाम पूछे थे UGC रेंट में इस ट्रायलॉजी के. ठीक है ना. तो इसमें इनका बेटा आता है ओरिस्तस. क्या नाम है इनका? ओरिस्तस. ये सन है किसका? एगमनोन का. और इनकी मदर
कलिमेनेस्त्रा का, ठीक है। और ये अपने फादर का मर्डर लेता है, अवेंजेस द मर्डर ऑफ हिज फादर बाय कमिटिंग मेट्रीसाइड। मेट्रीसाइड क्या होता है डियर लर्नर्स? अपनी मदर को ही मार देता है। फाइनल प्ले जो होता है ये ह्यूमनिडीज ट्रायोलॉजी में, फाइनली जो ओरेस्टीज है उसको टॉर्चर्ड करती है कौन? जैसे हमारे हैमलेट में होता है ना, घोस्ट आते हैं, तो यहाँ पे भी ऑरेस्टस को ह्यूमनिडीज प्ले में टॉर्चर करती हैं फ्यूरीज। इतना डिटेल में नहीं आएगा बट हम थोड़ा सा इसको पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट के लिए। गॉडेस ऑफ वेंजियंस, कि आपने गलत किया, अपनी मदर को ही मार दिया। सो फाइनली ऑरेस्टस सीक्स द हेल्प ऑफ गॉडेस एथीनिया। तो ये जाता है एक गॉडेस के पास जिसका नाम है एथीनिया, ठीक है, एथीनिया इनका नाम है। और हु सेट्स अ ट्रायल फॉर हिम इन अ कोर्ट रूम। तो डिसाइड होता है एंड ऑफ द ट्रायल में, मुकदमे के बाद में ये डिसाइड होता है कि ऑरेस्टस को नहीं मारा जाएगा और एथीना मदद करेगी रिकॉन्सिलेशन में। तो जस्टिस ऐसे लेट डाउन किया जाता है। तो हमको बस इतना याद रखना है, गॉडेस एथीना थी, वो फ्यूरीज का नाम किसमें चेंज कर देती है? फ्यूरीज का नाम चेंज करके रख देती है ह्यूमनिडीज, जो टाइटल है हमारा प्ले। और ह्यूमनिडीज का नाम क्या, मतलब क्या होता है? द ग्रेशियस वंस। क्या होता है? द ग्रेशियस वंस। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं फार एंड गुड, अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगी, आप उसको ज्वाइन करके मैं ये पीडीएफ वहीं पे डाल दूंगी, आप देख लेना। I am also going to start a paid batch for UGC NET JRF, so those interested candidates please contact me, ठीक है, अगर आपको मेरा ये टीचिंग स्टाइल पसंद आता है। उसके बाद देखिए इनका एक प्ले है सप्लाइंट्स नाम से भी, ये भी आप थोड़ा याद रख लेना, ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और जो सप्लाइंट विमेन करके वो यूरिपिडीज ने लिखा है, हम आगे देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये यूरिपिडीज का मैंने एक बनाया है सेक्शन, इसमें इन्होंने एक लिखा है प्ले द सप्लाइंट विमेन। अगर खाली सप्लाइंट्स पूछे तो एस्काइलस का वर्क है जिन्होंने ऑरिस्टिया ट्रायोलॉजी लिखी है। अगर द सप्लाइंट विमेन पूछे तो आप क्या बताओगे? यूरोपिडिस, क्योंकि दे आर द नेम्स विद सिमिलैरिटीज, ठीक है। पर्शियंस मैं आपको बता चुकी हूँ, ये एक सर्वाइविंग ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी रिमेंबर। देन सेवन अगेंस्ट थीव्स भी एक ट्रेजेडी है। और आपको पता है जब वॉर हुआ था, ठीक है, तो दो ब्रदर्स के बीच लड़ाई हुई थी जो अडीपस के बेटे हैं, इटोकुलीस और पॉलिनिसिस, इन दोनों ने आपस में ही खुद को मार दिया था। तो ये पूरा इसमें सेवन अगेंस्ट थीब्स में बताया गया है, ठीक है। सेवन अगेंस्ट थीब्स में क्या बताया गया है कि जो हमने ऊपर एक प्ले पढ़ा सोफोक्लिस के द्वारा, अडीपस के जो दो बेटे थे, कौन थे? मैं यहाँ पे लिख दूं, एक बेटी भी थी, एंटिगनी भी थी, वैसे टोटल 4 बच्चे थे, इटोकलस और पॉलिनीसियस। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एडिपस के कौन से 2 सन्स का मेंशन किया है एस्काइलस ने सेवन अगेंस्ट थीब्स में? तो क्या बताओगे? सेवन अगेंस्ट थीब्स में किसका मेंशन किया? इटोकलस और पॉलिनीसियस का। इसको ईपी से भी याद रख लो, ईपी से, ठीक है। मैं जानती हूँ ये क्लास आपके लिए थोड़ा सा टफ होएगी, बट हो जाएगा, आप इसको एक बार दोबारा सुन लेना। हमने भी हार नहीं माननी, अगर यूजीसी नेट थोड़ा टफ हो रहा है, वी विल ऑल्सो वर्क हार्ड। ओके, सफोक्लिस के बारे में बात करेंगे डियर फ्रेंड्स। ये ग्रीक ट्रेजेडियन है। अडीपस मैंने आपको बताया, स्वोलन फुट जिसका मीनिंग है थीबन प्लेज इन्होंने लिखे हैं। इन्होंने थर्ड एक्टर को डाला था, ट्राइटोजोनिस्ट जिसको कहते हैं। सो टेस्ट से आपने याद रखना है, थिस्पिस फर्स्ट एक्टर, एस्काइलस सेकंड एक्टर, टास से, और एस से सोफोक्लिस हु एडेड थर्ड एक्टर दैट इज ट्राइटोजोनिस्ट। देन लेटिन में एडिपस रेक्स कहते हैं, रेक्स मतलब किंग होता है। अडीपस पूरा ये 3 प्लेस का ट्रायोलॉजी है। तो सेकंड है इसमें एडिपस एट कॉलोनस और थर्ड है इसमें एंटीगने। बाकी इनके प्लेस हैं द विमेन ऑफ ट्रैचिस, इलेक्ट्रा, फिलोसिटिस। अगर आपको ये याद हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नो इश्यूज। एजेक्स इज ऑल्सो अ प्ले बाय सोफोक्लिस। ये सारे क्लासिकल राइटर्स हैं आपके।
Then we will move forward to next writer, that is Euripides. Euripides ट्रेजेडियन है क्लासिकल एथेंस का. इनको द मोस्ट ट्रैजिक ऑफ पोइट्स कहा जाता है. इनके ये वेरियस वर्क्स हैं, एलिसेस्टिस, मीडिया, द बैचे, द ट्रोजन वुमेन, और कौन सा वुमेन, द सप्लायंट वुमेन. एंड द सप्लायंट्स इज रिटन बाय हूम? यस प्लीज. यस, एस्काइलस. ओके, एस्काइलस ने लिखा था सप्लायंट्स, यूरोपेडिस ने लिखा था द सप्लायंट वुमेन. इनका एक हिपोपोलिटस करके भी डियर फ्रेंड्स एक प्ले है. हिपोपोलिटस कौन था? ये डिवोटी था, भक्त था. किसका? आर्टेमिस का. आर्टेमिस कौन है? गॉडेस ऑफ चेस्टिटी. चेस्टिटी आप सबको पता है. और ये स्टेपसन ऑफ फेड्रिया है. जो हिपोपोलिटस है ये किसका बेटा है? फेड्रिया का बेटा. आपको पता है फेड्रिया को प्यार हो गया था हिपोपोलिटस से, पर हिपोपोलिटस ने रिजेक्ट कर दिया. अब शी इज द मदर, but step mother, and she falls in love with Hippolytus and Hippolytus rejects, तो फेड्रिया ने सुसाइड कर दिया. ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है. Why did Phaedria, wife of Theseus, commit suicide by hanging herself? तो इसका आंसर क्या है? ये PYQ है डियर फ्रेंड्स. आंसर है her stepson Hippolytus rejected her love. ठीक है ना. आप देखिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. टेस्ट मतलब अब आप बताएंगे. तो यूरोपिडेस ने परफेक्ट किया था करेक्टर रियलिज्म को. थेस्टिस फर्स्ट एक्टर, एस्काइलस सेकंड एक्टर एंड सोफोक्लिस थर्ड एक्टर एडेड ऑन द ग्रीक स्टेज. सॉक्रेट्स की अब हम बात कर लेते हैं. सॉक्रेट्स एक ग्रीक राइटर है. प्लेटो इनके स्टूडेंट रहे हैं. कौन सा निमोनिक बनाएंगे? स्पा. स्पा. स्पा करवाया आपने कभी? चलिए, ऐसे सॉक्रेट्स. सॉक्रेट्स किसके आगे इनके स्टूडेंट थे? प्लेटो. और प्लेटो किसके टीचर है? एरिस्टोटल के. तो पूरा क्रोनोलॉजी में स्पा याद रखना. एरिस्टोटल इज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, जो रिजेक्ट भी करते हैं. प्लेटो का द रिपब्लिक करके एक वर्क है. एरिस्टोटल अपने पोइटिक्स में इनको प्रोटेस्ट करते हैं. और प्लेटो के गुरु हैं सॉक्रेट्स. ठीक है. देखिए सॉक्रेट्स क्यों इतने सिग्निफिकेंट है. डायलॉग मेथड इन्होंने दिया था, जिसको हम सोक्रेटिक मेथड कहते हैं, या सोक्रेटिक प्रॉब्लम कहते हैं, या सोक्रेटिक क्वेश्चन भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछ रही हूँ एथिक्स क्या है, आप मुझे कुछ बताएंगे, फिर मैं पूछूंगी ये कैसे होता है. तो डायलॉग मेथड हम एक दूसरे से कन्फ्रंट करके एक सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे. तो ये इनका कहना था कि जस्टिस क्या है, सपोज है ना, जस्टिस भी अलग अलग लोगों के लिए वेरी करता है. तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे आना विद द हेल्प ऑफ डिस्कशन. और देखिए, इनको लैम्पून सेटायर किया गया था एरिस्टोफेनस के द्वारा. एरिस्टोफेनस एक ग्रीक ऑथर है. इन्होंने अपनी एक कॉमेडी है क्लाउड्स नाम की, यहाँ से इनको सेटायर किया था. तो देखो क्वेश्चन यहाँ से भी आया है. पीवाइक्यूलियस, फेड्रिया ने क्यों अपने स्टेपसन, फेड्रिया ने क्यों सुसाइड किया? बिकॉज हिज स्टेपसन रिजेक्ट्स हर लव. और यहाँ से भी क्वेश्चन आया पीवाइक्यू कि एरिस्टोफेनस जो है, ठीक है, क्वेश्चन क्या था मैं आपको पढ़ देती हूँ. हु अमंग द फॉलोइंग प्लेज बाय एरिस्टोफेनस इज एन अटैक on the modern education and morals as imparted and taught by the radicals intellectuals such as the sophist. तो देखो क्लाउड्स इनके एक वर्क में नो डाउट सॉक्रेट्स को भी कंडेम किया था. क्वेश्चन यहाँ से भी आया है. जो रेडिकल इंटेलेक्चुअल्स थे, रेडिकल आपको पता है ना, जो नॉर्म्स को नहीं मानते, जो बिल्कुल हटकर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, हम रेडिकल फेमिनिज्म भी पढ़ेंगे, बहुत रेवोल्यूशनरी होते हैं, कहते हैं ना पूरा पलट देते हैं. तो दैट इज रेडिकल इंटेलेक्चुअल्स. उनके मॉरल्स पर, उनके उनके मॉरल्स पर, उनके एजुकेशन पर अटैक किया था अपने प्ले द क्लाउड्स में. तो द सोफिस्ट उनको कहते हैं. ठीक है, ये याद रखना. आगे हम पढ़ेंगे पिंडार को. पिंडर इज अ ग्रीक लिरिक पोएट. थीब्स के रहने वाले थे ये. गॉडेस पेरिस्फोन ने इनको कंप्लेन किया था, आप मेरे बारे में तो कुछ लिखते ही नहीं है. हिम्स इनका एक वर्क है. डायथ्राम्स इन्हीं से स्टार्ट हुआ था. डायथ्राम्स क्या होती है, यहाँ पे मैंने डाली भी है इसकी डेफिनेशन. ग्रीक कॉरल हिम्स, दीज आर
Greek choral hymns sung and danced in honor of Dionysius. Dionysius एक गॉड होते थे, ग्रीक गॉड ऑफ वाइन, फर्टिलिटी एंड थिएटर. आप जब पढ़ेंगे ना फ्रेडरिच नीट्जे का द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, तो उसमें आप देखेंगे किस तरीके से डायनोसियस और अपोलो के थॉट्स हैं. डायनोसियस कौन है? जो बिल्कुल मजे में, और अपोलो रीजन, रैशनैलिटी. डायनोसियस इक्वल टू प्लेजर, वाइन, फर्टिलिटी. तो यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते थे, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना रामायणा होती है, तो यहाँ पे डायनोसियस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता था. वहाँ पे ड्रामास, थिएटर्स होते थे. तो एक कोरल में सारे इकट्ठे होके गाना गाते थे. ग्रीक कोरल हिम सिंग जिसको कहते हैं, उसको डायथ्रैम कहते थे. और ये किसने लाया था? पिंडर ने लाया था, जो एक ग्रीक लिरिक पोइट है. तो परफॉर्म होता था गानों के साथ, फ्लूट्स के साथ. थिस्पिस, थिस्पिस जो फर्स्ट एक्टर जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ये कोरस के ही मेंबर थे. अर्लियर ही यूज्ड टू बी अ मेंबर ऑफ कोरस, देन ही केम आउट एंड डेवलप्ड द ग्रीक ट्रेजेडी. और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे डियर फ्रेंड्स कि हु फॉर्मलाइज्ड डायथ्रैम्स, इसको किसने फॉर्मलाइज किया था? तो एरियन ऑफ लेस्बोस ने किया था. किसने किया था? एरियन ऑफ लेस्बोस ने. आगे पिंडार से रिलेटेड मैं आपको बता देती हूँ, इन्होंने 4 विक्ट्री ओड्स लिखे थे. ओलंपियन, पाइथियन, इस्थेमियन, निमियन गेम्स. आप अपना निमोनिक्स बना सकते हैं. ओपिन, ओपाइन करके बना लो. ओलंपियन, पाइथियन, इस्थेमियन, नीमियन गेम्स. तो बहुत सारी एथलीट जो गेम्स है ना, वो यहीं से इंस्पायर हुई थी. एथेनियस एक पॉइट थे. अपनी बुक द बैंकेट ऑफ द लर्नेड में वो पिंडार को बहुत ग्रेट कहते हैं. पिंडारिक और जनरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, पिंडारिक और जनरली 3 स्टैंजास में होता है. 3 टाइप ऑफ स्टैंजास होते हैं हर एक ऑर्ड में. जो स्ट्रोफे है वो राइट टू लेफ्ट है. एंटी स्ट्रोफे आपका लेफ्ट टू राइट जाता है. और ईपोड आपका स्टैंडिंग में जाता है. कोरस मान लो गाना गाते हैं ना, तो स्ट्रोफे अगर होएगा, ये पोजीशन है कोरस की, तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे वो. एंटी स्ट्रोफे में लेफ्ट टू राइट, और ई पॉड में सर्कल में. क्वेश्चन आ सकता है पिंडारी कोड के 3 पार्ट्स बताओ, तो हम बताएंगे स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे और देन ई पॉड. ठीक है. इसकी एक वेरिएशन आई थी डियर फ्रेंड्स. पिंडारिक ओड को ही मॉडिफाई करके एक इरेगुलर ओड बनाया था. किसने बनाया था? अब्राहम काउली ने बनाया था. कब बनाया था? 17th सेंचुरी में बनाया था. ठीक है. पिंडारिक ओड्स को मॉडिफाई किया था, इरेगुलर ओड्स जिसको हम कहते हैं, अब्राहम काउली ने. ये आपको याद रखना है. ऑल्दो इज नॉट क्लासिकल बट ही मॉडिफाइड दीज ओड्स विच आर ऑल्सो नोन एज इरेगुलर ओड्स. क्वेश्चन अगर आए किसने मॉडिफाई किया था पिंडारिक ओड्स को, आई होप आप बता देंगे. दैट इज अब्राहम काउली. चलिए डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम अपने वर्जिल पॉइंट के साथ. वर्जिल का पूरा नाम है प्यूबुलस वर्जिलियस मारो. ठीक है. एंशियंट रोमन पोइट हैं ये, ऑगस्टस पीरियड के. इनके क्या वर्क्स हैं? इकोलॉग्स इन्होंने लिखे. द जॉर्जस इनका एक वर्क है, और एपिक एनियड सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है. इसको क्या कहा जाता है? नेशनल एपिक ऑफ एंशियंट रोम. किसके बाद ये मॉडल हुआ था? होमर के इलियड के बाद और ओडिसी के बाद. होमर भी पढ़ेंगे अभी हम. और डियर फ्रेंड्स, आपको पता है वर्जिल ना डांटे का एक वर्क है, डिवाइन कॉमेडी. डांटे इटालियन है. ठीक है. ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, जब चौसर पढ़ाऊंगी ना, तो ये बोकाशियो, पेट्रार्क और डांटे, ये ना 3 इटालियन राइटर्स हैं, इटली के हैं. तो इटालियन एक वर्क लिखा डांटे ने, डिवाइन कॉमेडी. इसको फॉलो किया था वर्जिल ने. और वर्जिल ना गाइड बने थे डांटे को, कि वो हेल और परगेटरी से डांटे को गाइड कर रहे हैं. वहां पे हेल के 8-9 सर्कल्स थे. डिवाइन कॉमेडी. ठीक है. ये इनका वर्क है. तो ये याद रखना है आपको. अगर आपसे पूछे डांटे का कौन गाइड बना था डिवाइन कॉमेडी में, 4 ऑप्शन दे देंगे, आप बता देंगे वर्जिल. यूजीसी नेट पूछ सकता है ये. ठीक है. फिर ओविड ने जो ओपनिंग लाइंस है एनियड की, उसको भी क्या किया था? पैरोडी किया था. पैरोडी मतलब मजाक बनाया था. एक तो होता है आपका पेस्टिच, एक होता है आपका पैरोडी. पैरोडी इज इन द मॉक वे.
imitation, prestige in the mixing of genres or we can say themes. अब ओविड ने पैरोडी किया था एनियड, जो इतना एपिक वर्क है, उसकी ओपनिंग लाइंस को कौन से वर्क में किया था? एमोरिस. एमोरिस मीन्स रिलेटेड टू लव. व्हेन वी विल स्टडी ओविड आई विल लेट यू नो दैट एमोरिस से उन्होंने कितने वर्क्स लिखे थे. यू विल बी ऑल्सो सरप्राइज टू नो. उसके बाद अगर आपसे पूछे एंटी वर्जिलियन एपिक कौन सा है, एंटी वर्जिलियन एपिक ल्यूकन का द बेलम सिविली करके है. द बेलम सिविली. ओके. सिल्विया प्लाथ का शी इज अ कन्फेशनल पोएट इन अमेरिका. कमला दास भी आपकी कन्फेशनल पोएट है अमेरिकन. ठीक है. तो मेरे को अभी बेल से पता क्या याद आ रहा है, सिल्विया प्लाथ का एक नॉवल है, ओनली नॉवल है, द बेल जार. तो बीच बीच में जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती जाऊंगी. और एनियड से ही आपका जो आर्म्स एंड द मैन है ना, वहां से भी कुछ लिया गया. आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या है. ये सारे मॉडर्न है पर मैं इसको क्लासिकल से रिलेट कर रही हूँ. एनियड डियर फ्रेंड्स एक एपिक पोएम है. अगर आपसे पूछे ये कौन से मीटर में लिखी गई है, आप बता देंगे डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में. कौन से मीटर में लिखी गई है? डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में. डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में. इसके बाद देखिए एनियस थे कौन? इतना बड़ा एपिक एनियड है. इनके एक ट्रोजन वॉरियर थे एनियस, और इनको क्या माना जाता है? एंसेस्टर ऑफ रोमन्स माना जाता है. और इनकी मदर का क्या नाम था? गॉडेस वीनस. गॉडेस वीनस का नाम था एफ्रोडाइट. एफ्रोडाइट. देखिए ये क्लासिकल रेफरेंसेस समझना इसलिए ज़रूरी है. आपको लग रहा होगा कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं. जब हम मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एज में जाएंगे ना, तो हम देखेंगे कितने सारे जो पोइट्स हैं, कितने सारे जो पोइट्स हैं, हम ये देखेंगे कि उन्होंने यही से रेफरेंसेस लिए हैं. आप पढ़ो इलियड का वेस्टलैंड, उसमें डांटे के डिवाइन कॉमेडी के बारे में बताया होगा. आप पढ़ो कोई भी आगे जो हमारा मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न का वर्क है, उसमें होमर की आपको इनसाइट्स दिखेंगी, वर्जिल के एनियड की दिखेंगी. जैसे आप रेप ऑफ द लॉक पढ़ोगे अलेक्जेंडर पोप का नियो क्लासिकल एज में, आप देखोगे कैसे मॉक एपिक किया गया है. इन्हीं एपिक्स का मजाक उड़ाया गया है. उसी को हम मॉक एपिक कह देते हैं, बेलिंडा के बालों का, है ना. तो इसीलिए ये सब पढ़ना जरूरी है. इनके रेफरेंसेस यूज हुए हैं. जैसे हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स का अभी भी हम पे प्रभाव है ना कहीं, चाहे जीन्स के थ्रू. वैसे ही टी.एस. इलियट भी बोलते हैं फॉलो द ट्रेडिशन. ऑल्दो वो कहते हैं ट्रेडिशन इज नॉट द स्लेविश इमिटेशन ऑफ द पास्ट बट यूज इट जेन्युइनली. हम पढ़ेंगे, टी.एस. इलियट को भी पढ़ेंगे. स्टे ट्यून्ड टू मी. I will let you know about all these poets and writers in detail. चलो अभी हम टॉपिक पे आते हैं, ओविड को पढ़ते हैं. ओविड का एक वर्क पूरा नाम है प्यूबिलियस ओविडियस नासो. कैसे कैसे नाम है ना, एक तो है वर्जिलियस मारो और एक है ओविडियस नासो. प्यूबिलियस दोनों में है. ठीक है. चलो ओविड जो है एक रोमन पोएट है. ये ऑगस्टस के टाइम पे थे. तो ऑगस्टन एज जब हम पढ़ेंगे ना, यही क्लासिकल वाला एज है जो यहाँ से लिया गया है. राजा का नाम था ऑगस्टस सीजर, जिन्होंने बैनिश भी कर दिया था बाद में ओविड को. ये वर्जिल और हॉरेस के कंटेम्पररी रहे हैं. यूजीसी नेट में हॉरेस का आर्ट्स पोएटिका से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. इसके 3 पार्ट्स भी हैं, पोएमा पोएटा, हम ये बाद में पढ़ेंगे. रोमन थे, बस इतना याद रख लो. ओविड भी रोमन थे, और वर्जिल और हॉरेस के क्या रहे हैं? ये कंटेम्पररी रहे हैं. और आपके वर्जिल भी क्या थे? रोमन थे. तो आपको याद रखना है जो जो ग्रीक थे. जैसे पिंडार ग्रीक थे, यूरोपिडीज आपके क्या थे? ग्रीक थे. ठीक है. सॉक्रेट्स भी आपके ग्रीक थे. तो जो जो ग्रीक थे आप उसको एक टेबल बना लेना. और हॉरेस, वर्जिल और ओविड रोमन थे. ओविड का सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्क है ना, वो है मेटामॉर्फोसिस. 15 बुक्स हैं. नैरेटिव पोयम है ये. क्या है? नैरेटिव पोयम है. इन्होंने एमोरे से काफ़ी वर्क लिखे हैं. एमोरे लव अफेयर्स. आर्ट्स एमेटोरिया होता है, आर्ट्स मतलब आर्ट ऑफ लव. ठीक है. फिर इनका एक है क्योर फॉर लव, रेमेडीज भी देते थे प्यार की. इबिस इनका एक कर्स पोयम है. अगर पूछे एडवाइस पोयम ऑन विमेन्स कॉस्मेटिक्स किसने लिखी, देखो विमेन के कॉस्मेटिक्स भी इतने पुराने टाइम पे लिखा इन्होंने, ओविड ने. ठीक है.
फिर अच्छा एक वर्क है इनका द बुक्स ऑफ डेज करके, ये 6 बुक्स की लेटिन पोएम है द फास्टी नाम से, जहाँ पर दिन आगे ना यहाँ पे कैलेंडर स्ट्रक्चर है, याद रखना। और ये एक इनकम्प्लीट पोएम है द फास्टी। और कैलेंडर से मुझे याद आ रहा है रॉबिन्सन क्रूसो। किसका वर्क है ये आप मुझे बताना। मुझे पता है पर अभी नहीं बताऊंगी मैं आपको, आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। होमर, आगे बढ़ते हैं हम। होमर 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 प्लेटोज रिपब्लिक में इनको फर्स्ट टीचर कहा जाता है ऑफ ट्रेजेडीज। अब आप सोचेंगे ट्रेजेडीज तो होमर ने लिखी नहीं है, इन्होंने तो ये लिखा है वर्क ऑडिसिस लिखा है, ठीक है, उसके बाद इलियड लिखा है, तो कैसे हम इनको ट्रेजेडीज का टीचर मान ले। एक्चुअली हुआ क्या था, इनके इनके ना काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन रही है, तो इसी वजह से हम होमर को फर्स्ट टीचर ऑफ ट्रेजेडीज कहते हैं। एरिस्टोटल ने भी कहा इनका जो प्लॉट है ना काफ़ी ज़्यादा यूनिफाइड है, तो एरिस्टोटल ने इनको क्या कहा है, यूनिफाइड प्लॉट का। आगे ट्रेजेडीज में प्लॉट इज द सोल ऑफ द ट्रेजेडी का है ना एरिस्टोटल ने, तो इन्होंने इंस्पायर काफ़ी किया ट्रेजेडीज को, ठीक है। इनको लीडर ऑफ ग्रीक कल्चर भी कहा जाता है। ऑडिसीज इनका एक वर्क है जिसको उल्लेसिस, उल्लेसिस क्या है, जेम्स जॉयस का नॉवल है डियर फ्रेंड्स, जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज हुआ है। जो जो मैं बोल रही हूँ ना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा गूगल पे जाओ देखो क्या है ये टर्म्स, नहीं समझ आती पूछो मुझसे, पर आपको अभी रिसर्चर वाला माइंड क्या करना है, इंकलकेट करना है, जिससे आपको पता लगे अच्छा इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है। जेम्स जॉयस का ये नॉवल है डियर फ्रेंड्स, और ये पोएम किसकी है, यूलिसिस इज द पोएम बाय टेनिसन, ठीक है। तो रोमन में इसको क्या कहते हैं, यूलिसिस। और होमर किंग ऑफ इथाका है, ठीक है, सॉरी ओडिसिस इज अ किंग ऑफ इथाका, जो अपने घर जाते हैं ट्रॉय वॉर के बाद। और ये कितना साल चलता है वॉर, 10 ईयर चलता है, 10 years इट टेक्स टू रीच इथाका आफ्टर दिस वॉर। जो ओडिसिस की वाइफ है उनका नाम है पेनेलोप, और उनके सन है टेलीमेकस। आप देखेंगे एक जेम्स जॉयस का वर्क है द पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। उसमें सारे रेफरेंसेस उलिसिस के लिए गए हैं, ठीक है। तो आप एक बार ये देखना कि कैसे कैसे रेफरेंसेस लिए गए हैं। पेनेलोप और टेलीमेकस के, ऑलराइट। डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में लिखा गया है वर्क, ये आपको याद रखना है। डेक्टाइलिक हेक्सामीटर सीक्वल किसका रहा था ये, सीक्वल मतलब इलियड के बाद आया था ये, ठीक है, सीक्वल टू इलियड, दैट इज क्या आया था, ऑडिसियस। उसके बाद किसके बीच लड़ाई हुई थी, किंग एगमेनॉन और वॉरियर एक्केलीस के बीच लड़ाई हुई थी। और जॉर्ज चैपमैन है, जॉर्ज चैपमैन, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था 1616 में। अब क्वेश्चन सुन लो कैसे आएंगे। क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ऑडिसस की मदर सॉरी वाइफ और सन के नेम्स भी आपसे पूछ सकते हैं इवन, तो रिमेंबर पेनेलोप एंड टेलीमेकस। ऑल्दो इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते, पर आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में कई बार दे सकते हैं, आपको याद होने चाहिए। डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में लिखे स्टेटमेंट दे सकते हैं, मान लो मैं आपको बताती हूँ, एक स्टेटमेंट देंगे अडीसिस इज रिटन इन डेक्टाइलिक हेक्सामीटर, सेकंड स्टेटमेंट देंगे जॉर्ज चैपमैन ट्रांसलेटेड इन 1616, या ईयर बदल देंगे 1620, तो ट्रू और फॉल्स में आपको बताना पड़ेगा। तो इसीलिए ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइनल टिप्स एंड टेक अवेज मैं आपको यही देना चाहूँगी। आई नो नेम्स बहुत टफ हैं, पर आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू। आप बहुत सारा रिवीजन करो और आपको बहुत मास्टरी हो जाएगी। एफ्रोडिट कौन है, गॉडेस ऑफ वीनस है। सन का क्या नाम था, एनियस था, ठीक है। चैपमैन ने क्या ट्रांसलेट किया, ऑडिसस को किया। हॉरेस कौन से पोइट है, रोमन पोइट है। ओविड ने क्या लिखा, मेटामॉर्फोसिस लिखा। रेमेडीज ऑफ लव किसने लिखा, ओविड ने लिखा। डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में वर्क लिखा। तो जितना आप इसको बार बार पढ़ेंगे यू विल गेट अ कमांड ऑन दिस। कुछ आपको मॉडर्न अडेप्टेशंस बताना चाहूँगी, ये सारे आपके PYQs हैं।
डेविड मलूफ ने, जब ओविड को मैंने आपको बताया बैनिश कर दिया गया था, तो डेविड मलूफ ने एक वर्क लिखा था एन इमेजिनरी लाइफ। ठीक है, एन इमेजिनरी लाइफ, ये एक राइटर है डेविड मलूफ। फिर सफोक्लिस की जो बेटी थी एंटिगने, एक वर्क था, सॉरी सफोक्लिस की बेटी नहीं थी, ये किसकी थी बेटी, अडीपस की थी। सोफोक्लिस का वर्क था अडीपस। तो एंटीगनी इनका एक प्ले है, उसका रीटेलिंग किसने किया है, कामिला शामशी, होम फायर में, कामिला शामशी ने होम फायर में। देन उसके बाद लॉर्ड बायरन की पोयम ने किसका मेंशन है, सेफो, सेफो एक पोएट है, ठीक है, लिरिक पोएट, द आइल्स ऑफ ग्रीस में सेफो। Thank you from my side. If you like this lecture, then you can contact me for further classes, as I have cleared UGC NET thrice, JRF this time, and also GATE. I am also I will also attach the this Telegram link to the channel. I hope you get stay tuned with me. Okay, thank you so much. Have a nice day.